बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं इसराइल और ईरान की जो लड़ाई है, क्योंकि इसराइल ने पहले अटैक किया, बाद में ईरान ने रिटेलिएट किया, वो एक खौफनाक रुख इख्तियार कर गई है और इसराइल के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई है फ़िलहाल इस वक्त तक के लिए। मैं वो सारी सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, ये तमाम पॉइंट्स मेरे पास है और ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और वो कहाँ तक हिट कर सकते हैं, उनकी मिकदार कितनी है और इसराइल को इसका आइडिया क्यों नहीं हुआ, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च मैंने हासिल की है, बहुत सारी इंटरनेशनल पेपर जो छपते रहे इसराइल के बारे में गुज़िश्ता 12-15 साल में जो भी कार्रवाई हुई वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हैं, अमेरिका में, कनाडा में, उन्होंने इकट्ठे होकर एक बड़ा एहतजाज किया। सैकड़ों की तादाद में वो इकट्ठे हुए और आसिम मुनीर साहब के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और ये मुतनादे दौरा इसलिए बन गया कि पहले कुछ टाउट्स और ये लोग जो है वो बड़े नारे लगा रहे थे, दावे कर रहे थे कि आसिम मुनीर साहब को इसलिए बुलवाया गया अमेरिका में क्योंकि आसिम मुनीर साहब से अमेरिका बहुत प्यार करता है। और जनाब वजह यह है कि अमेरिकन मिलिट्री की 250वीं सालगिरह है, अमेरिकन फौज की 250वीं या 250वीं सालगिरह है, एनिवर्सरी है और उस मौके के ऊपर ये परेड होने जा रही है और उस परेड में आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया है। ये दावे किए गए। टाउट्स जो है ना वो गेम बड़ी चुक देते हैं पकड़ के। इतनी गेम चुकनी नहीं चाहिए, इजी रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि उनके दौरे का मकसद क्या है, बुलाया किसने है, वजह क्या है, ये चीज़ें भी सामने नहीं आई। लेकिन जब इस किस्म के दावे किए गए तो फिर उन दावों की तरदीद तो आनी थी और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इन्वाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू 250th आर्मी एनिवर्सरी परेड के जनाब अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 250वें एनिवर्सरी परेड पे। फिर वो कहते हैं द व्हाइट हाउस हैज फर्मली डिनाइड, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ की तरदीद की है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी लीडर को, और इसमें शामिल कर लें खासतौर पे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इनको इन्वाइट नहीं किया गया 250वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में, जिसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी जुड़ी हुई है इत्तफाकिया तौर पे। और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया और उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है, आसिम मुनीर साहब को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया। एक तो ये है। लेकिन दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ा टकाकर एहतजाज किया, सैकड़ों की तादाद में वो इकट्ठे हुए, बहुत दूर दूर से लोग आए, हालांकि बड़ी मेहनत की। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के सफारत खाने ने बड़ी मेहनत की, बड़ा जोर लगाया, एक एक शख्स से रब्ता किया, एक एक बंदे के खानदान को यहां पे थ्रेट किया गया और उन्हें कहा गया कि खबरदार अगर आप निकले एहतजाज के लिए और अमेरिका में होने वाले एहतजाज का आपने हिस्सा नहीं बनना। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान में मैंडेट जो है उसका एहतराम नहीं है, पाकिस्तान में किसी किस्म का आज़ादी इज़हार राय नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो करार देते हैं पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत को। अब जरा इसको आप समझें, फौज को ब्लेम कोई नहीं करता, फौज से तो लोग प्यार करते हैं, फौजी बेचारे वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने जाती फायदों के लिए जो टॉप के लोग हैं वो कुछ गलत फैसले कर लेते हैं और उन गलत फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान इस वक्त एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ का शिकार है। तो आसिम मुनीर साहब का दौरा कामयाब होता है या नहीं होता है, इस पर बहुत सारे लोग तबसरे कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग हो जाए, कोई मुलाकात हो जाए, और हो सकता है कि ना हो। अगर हो गई, कोई तस्वीर वगैरह मिल जाती हैं तो फिर बड़ी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये जो एहतजाज हुआ है इसका इंपैक्ट तो आएगा, छोटा है बड़ा है, इंपैक्ट तो आएगा। मैं देख रहा था जितनी सख्ती की जा रही थी तो ऐसा लगता था शायद दर्जनों लोग इकट्ठे हो पाएंगे, लेकिन सैकड़ों लोगों के इकट्ठे हो जाने में इस बात की समझ आ रही है कि शदीद तरीन दबाव, प्रेशर और तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद लोग डरे नहीं हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस एहतजाज में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शामिल हो गई है। मैंने आपको बताया जी इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है इस बारे में और खबर क्या आ रही है। लेकिन एक चीज़ और है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा हुआ, उसमें अली अमीन गंडापुर ने एक तकरीर की है खैबर पख्तूनख्वा में। उस तकरीर में अली अमीन गंडापुर ने 2-3 बातें की हैं जो बड़ी खतरनाक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, खासतौर पे इमरान खान साहब को, इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। इमरान खान हमेशा कहते रहे हैं कि हम अदम तशद्दुद पे कारबंद हैं, हम टेबल टॉक पे बिलीव करते हैं, पुरअमन एहतजाज हमेशा हम करेंगे। इमरान खान ने कभी बंदूक, गोली और डंडे की बात नहीं की। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल को बिगाड़ना शुरू किया है। इसको जरा समझिए, ये बारीक वारदात है। जो अली अमीन गंडापुर साहब काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेगा। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुश्मनों को सूट करेगा। वो कल को कहेंगे कि ये दहशतगर्द है, क्योंकि इनका वज़ीर आला खुद कहता था कि बंदूक लेकर आएंगे, गोलियां ठोकेंगे, मारेंगे नहीं, गोलियां ठोकेंगे, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। गोली चलाओगे हम गोलियां ठोकेंगे। जमहूरी आदमी जो होता है ना वो ये कहता है कि तुम गोली चलाओगे तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, ये होता है जमहूरी आदमी। एक पॉलिटिकल फोर्स जो है वो गोलियां चलाने की, गोलियां मारने की बात नहीं करती, एहतजाज की बात करती है, मुजामत की बात करती है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले भी कहा कि मैं सबसे पहले गोलियां खाऊंगा, फिर ये नजर भी नहीं आए। जब गोलियां कारकुनों को लग रही थी तो अली अमीन गंडापुर साहब वहां से भाग रहे थे, फटाफट वहां से निकल गए।
नजर भी नहीं आए किसी को, लोग रोकते रहे रास्ते में, अल्लाह का वास्ता रुक, लोग मर रहे हैं, ये छोड़ के भाग गए। उससे पहले ये पहाड़ियां क्रॉस करके भाग गए। अब अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं गोलियां मारूंगा, अडियाला जाऊंगा, हथियारों को लेकर जाऊंगा और मैं गोलियां मारूंगा, ये उनका स्टेटमेंट है। और वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि मारोगे गोलियां, हम हथियार लेकर जाएंगे, एक के बदले 2 गोलियां मारोगे। तो उनके लोग कह रहे हैं जनाब आगे से लोग तो जज्बाती होते हैं, वो उनके साथ नारेबाजी में शामिल हो रहे हैं। ये एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने की एक कोशिश है। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, इमरान खान कभी अपने लोगों को यह नहीं कहेगा कि गोलियां मारो, इमरान खान कभी अपने लोगों को यह नहीं कहेगा कि कत्लेआम करो, कभी नहीं कहेगा। वो आज भी कहते हैं कि 9 मई हमारे ऊपर प्लानिंग किया गया है, 9 मई का मंसूबा हमारे ऊपर डाला गया। इमरान खान ये कहता है, वही कहता है मेरे लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लोग हथियार लेकर आ जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर ये क्लेम कर रहे हैं कि हथियार लेकर भी जाएंगे, गोलियां भी चलाएंगे। अब ये कौन सी जमहूरी पार्टी है या इसका, ये एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरीके से डैमेज किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग याद रखेंगे जो अली अमीन गंडापुर साहब उनके साथ कर रहे हैं। आज से कुछ अर्सा पहले इसी अली अमीन गंडापुर के भाई ने मेरे पे इल्जाम लगाया था, फैसल अमीन ने, और इल्जाम ये लगाया था कि जब अली अमीन गंडापुर भाग गया था पहाड़ियां क्रॉस करके, तो मैंने अली अमीन गंडापुर से लड़ाई की थी कि तुमने पुलिस को और रेंजर को गोलियां क्यों नहीं मारी। मेरे पे ये इल्जाम लगाया था और ये कहा था कि हमने आगे से जवाब दिया कि हम कभी भी लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, मर जाएंगे, इस किस्म की ट्वीट की थी फैसल अमीन गंडापुर ने। और आज उसी के भाई से, वजीर आला से, किस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं। मैं कन्विक्शन के साथ कम से कम ये बात कर सकता हूं कि अली अमीन गंडापुर का ये स्टेटमेंट इमरान खान का स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी भी सूट नहीं करेगा, और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को सूट करेगा। आप देख लीजिएगा, इन चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। अब आ जाए नादरीन, एक तो यही तो प्लान, यही तो बयानिया बनाया जाता है, यही तो प्लान किया जाता है कि जनाब ये दहशतगर्द है, मारो इनको। और बंदूकें लेकर कौन अवाम जाएगी भाई? लोग एहतजाज करने जाते हैं, पुरअमन एहतजाज करने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, आप लोगों को बंदूकें लेकर लश्करकशी करनी है किसी जगह पे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, जो हुकूमत ने किया, गोली चलाई, और गोली क्यों चलाई उसके ऊपर हमने आज तक सवाल उठाया। इन्होंने नहीं उठाया ना, आज तक अपना पर्चा नहीं करवा सके, आज तक अदालत के अंदर नहीं जाते, अदालत में केस आता है, आज तक अली अमीन गंडापुर एक दफा पेश नहीं हुआ। कह रहे थे जी मेरे बंदे लापता हो गए, किधर, एक भी केस नहीं किया। कह रहे थे मेरे बंदे मारे गए, कहां केस किया? किसी जगह में कोई, किसी जगह एक जगह वज़ीर आला गया हो, सूबे के लोग जिनको आप साथ लेकर गए वो मारे गए, आप वहां पे गए ही नहीं। आपको जाना चाहिए था ना, जाके मुकदमा लड़ना चाहिए था। जो पहले लाशें वहां छोड़ गए उनका मुकदमा लड़ा नहीं है, और अब लोगों को दोबारा लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार नहीं करना, तहरीक के लिए तैयार करना। इमरान खान ने यह कहा था। बहरहाल ये गेम कोई और हो रही है, ये आने वाला वक्त साबित करेगा, अगर तो मामला वहां तक गया तो। अब आज नाज़रीन ईरान और इसराइल के मामला के ऊपर, और ये बड़े क्लियर मामला हैं कि इसराइल ने पहले अटैक किया, उनकी असेसमेंट कुछ और थी, लेकिन उसके नतीजे में हुआ क्या। अब ईरान की हिकमत अमली आप देखें, हम जो मनाजिर देख रहे हैं ना, जब 5वां दौर आया मिसाइल्स का, तो ये स्काई न्यूज़ के वहाँ के जो ब्यूरो चीफ है, उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर भी लगाई, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो लगा रहे हैं। दुनिया भर के जो बड़े बड़े जरीदे हैं, अल जजीरा है, BBC है, CNN है, हर जगह पे स्काई न्यूज़ है, अरब न्यूज़ है, अरब के बहुत सारे चैनल्स हैं, TRT है, तुर्की के चैनल्स हैं, बाकी जगहों के हैं, वो सारे, ईरानी मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, हम सारा मीडिया देख रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये जो अटैक हो रहे हैं ईरान की जानिब से, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह के अटैक इसराइल पे इससे पहले नहीं हुए थे। ईरान जो ज़्यादातर टारगेट कर रहा है वो एनर्जी के सोर्सेज पे कर रहा है, जहां से इसराइल के तैयारे रीफ्यूलिंग कर सकते हो, जहां से उनको तवानाई में असर आ सकती हो, जहां पे उनके एनर्जी के सोर्सेज हो, ऐसी जगह के ऊपर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। और ये 5वां जो ग्रुप आया मिसाइल्स का ईरान की जानिब से, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल थे। नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल होते हैं, और ये बहुत तेज़ रफ्तारी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। अगर दूसरे मिसाइल्स के बीच में ये कहीं से आता है तो ये अनन फनन जाके अपने टारगेट को हिट करता है। ये एटलीस्ट मैक 5 की रफ्तार से होता है। खैबर मिसाइल नॉर्मली ईरान ने कहा था कि वो चलाएंगे, और बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो मिसाइल बहुत सरहद के साथ, बड़ी रफ्तार के साथ अपने टारगेट पे जाके हिट हो रहे हैं, वो खैबर मिसाइल है, नॉर्मली ये कहा जा रहा है। तो मैंने इनके ऊपर जब रिसर्च की तो पता चला कि मैक 5 की रफ्तार से जाते हैं, लगभग 6000 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा की रफ्तार से ये फ्लाई करते हैं, और ये मिसाइल इससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उड़ते हैं। मैक 5 से लेकर मैक 25 तक जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, और इनको रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं आपको सिंपल करके भी बता दूंगा, लेकिन पहले ये मनाजिर जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त तल अवीव में और दीगर इसराइल के इलाकों में, हीफा में, बहुत सारे और मशरकी इसराइल में, जहाँ जहाँ मनाजिर देख रहे हैं और तस्वीर और वीडियोज़ आ रही हैं, वो मलबे के ढेर की आ रही हैं। जबकि इसराइली शहरी जितने भी हैं वो बिल्कुल बंकर्स के अंदर घुस गए हैं, ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं, और इनकी जो क़यादत है वो भी सारी ज़ेरे ज़मीन चली गई है। ज़्यादातर लोग ज़मीन से कई कई मीटर नीचे मौजूद बंकर्स के अंदर हैं, और वो वहाँ पे अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं। जबकि इसराइली फ़ौज मुकाबला करने की कोशिश कर रही है ईरानी मिसाइल्स का, वो कर नहीं पा रहा है, उन्हें रोक नहीं पा रहे। आयरन डूम को जो कामयाबी माजी में मिलती थी वो अब मिल नहीं रही, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स, उनकी रफ्तार बहुत तेज़ है, और दूसरे मिसाइल्स उनको रोक नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जब से दुनिया बनी है ना, तो जब जब कोई हथियार मारने के लिए बना है ना, वैसे वैसे कोई ना कोई ढाल भी साथ तैयार हुई है उससे बचने के लिए।
मिसाल के तौर पे जब इंसान नेज़े से लड़ता था तो एक खास किस्म की ढाल होती थी अपने आप को बचाने के लिए। फिर जब तलवारें आई तो ढाल का साइज थोड़ा छोटा हो गया, उसका वजन कम हो गया, उससे अपने आप को बचाना है। फिर इस तरह जैसे जैसे इंसान ने दूसरे हथियार बनाए तो साथ साथ किले बन गए जिसके अंदर अपने आप को महफूज किया जा सकता था। तो हर दौर में जैसे जैसे मारने का बंदोबस्त हुआ, तलवार के साथ साथ ढाल बनती रही, जदीद से जदीद तलवारें बनती रही और जदीद से जदीद ढालें बनती रही। यानी ह्यूमन बॉडी पे पहनने के लिए ऐसी चीज़ें बनी जिनको हथियार डैमेज नहीं कर सकता था या इंसानी जान बच सकती थी। फिर लोगों ने मोर्चे बनाए। हर दौर के हिसाब से जैसे जैसे हथियार एडवांस होता गया वैसे वैसे उससे बचने के तरीके भी एडवांस होते गए। जब लड़ाका तैयारे बने तो उनके मुकाबले में दूसरे लड़ाका तैयारे बने और साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाए गए। लेकिन जब इंसान ने बहुत तरक्की की और वो पहुंच गया हाइपरसोनिक मिसाइलों तक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, जब यहां तक इंसान पहुंचा तो अब रफ्तार बहुत तेज बढ़ गई थी। तो जो ढाल बनाने की इंसान की कैपेसिटी है वो वहां तक नहीं पहुंची जहां तक इंसान की तलवार बनाने की कैपेसिटी पहुंच गई। अब इस वक्त जो मिसाइल्स हैं जदीद तरीन वो रशिया के पास और बहुत सारे मुल्कों के पास है, दर्जन भर ममालिक हैं। तुर्की के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, बरतानिया के पास है, इवन इसराइल के पास भी है, फ्रांस के पास है। तो ये जो जदीद तरीन मिसाइल्स हैं जो बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल करते हैं, इनको रोकने के लिए अभी तक कोई भी मुअस्सर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इसराइल का क्लेम है ना, दुनिया का सबसे अच्छा एयर डूम एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास है। ये अमेरिका के इश्तराक से उन्होंने बनाया हुआ है। वो ये कहते हैं सबसे अच्छी छतरी हमारे पास है, हमारा पूरा एक डूम बना हुआ है, बीच में कोई चीज़ नहीं आ सकती। लेकिन हमने देखा कि उनकी इमारतें जो है मलबे का ढेर बन गई क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, ये बहुत ज़्यादा रफ्तार से आते हैं। ईरान ने इन मिसाइल्स को हासिल करने के लिए गुज़िश्ता लगभग 4 दहाइयों में बहुत कोशिश की है। ईरान के पास ये कितने मिसाइल्स हैं इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि बहुत सारी ईरान के अंदर ऐसी साइट्स हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो सैकड़ों की तादाद में है तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ईरान में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे मिसाइल्स मौजूद हैं और ये मिसाइल्स बाज़ औक़ात ज़ेरे ज़मीन 500 मीटर तक रखे गए हैं। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 500 मीटर लगभग आधा किलोमीटर होता है। तो ज़ेरे ज़मीन इतना नीचे तक इन्होंने मिसाइल्स को रखा है ताकि किसी किस्म का भी हमला होता है तो इनके मिसाइल्स महफूज रहें और जब ये चाहें अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर सकें। पहाड़ों के अंदर, गारों के अंदर सुरंगें खोद के, और पूरा एक जो है वो ज़ेरे ज़मीन एक सिटी है, इसको वो कहते हैं जी मिसाइल सिटी कहते हैं। इसके मनाज़िर कई दफ़ा हमने देखे भी हैं। इनकी लोकेशंस का तो नहीं वो बताते ईरानी और ना कभी लोकेशंस का पता चलने देते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि मिसाइल सिटी मौजूद है ईरान में और पूरा शहर आबाद है शहरों के नीचे जहाँ पे इन्होंने मिसाइल्स रखे हुए हैं ईरानियों ने। और ये पिछले 40 साल से ये काम कर रहे थे। इनको इस बात का आइडिया हो गया था क्योंकि जब ईरान में इनकलाब आया था तो अमेरिका के साथ इनकी बिगड़ गई थी। उससे पहले ये अमेरिका से हथियार लेते थे, अमेरिका के इत्तेहादी थे। तो जब इनकलाब आ गया तो बिगड़ गई। फिर इराक ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर और उसमें सपोर्ट की मगरबी ममालिक ने इराक की। तो उस वक्त ईरान को इस बात का एहसास हुआ कि एयरफोर्स से ज़्यादा उनको ज़रूरत है रॉकेट्स की और मिसाइलों की। उन्होंने मिसाइल बनाना शुरू किए पहली मरतबा और तब से लेकर अब तक वो इस पर काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने रॉकेट्स बनाए, फिर मिसाइल बनाए, क्रूज मिसाइल बनाए, फिर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक वो पहुंच गए। और अब ईरान के पास इतनी बड़ी मिकदार में मिसाइल्स हैं कि मुख्तलिफ डाटा इसके बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पर अमरीकी इदारा एक पीस इंस्टीट्यूट, उसकी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में बैलिस्टिक मिसाइल्स का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा ईरान के पास है। और ईरान ने मौजूदा लड़ाई में साबित किया है कि उनके पास ना सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल है बल्कि वो काबिल भरोसा भी हैं और वो करामत भी हैं। ईरान ने बड़े खुफिया तरीके से अपने मिसाइल्स की तादाद में इजाफा किया है और उनके तजर्बात किए हैं, क्योंकि जैसे ही ईरान किसी मिसाइल का तजर्बा करता था तो सैटेलाइट्स मौजूद हैं, वहाँ पता चल जाता है कि जनाब यहाँ से कोई चीज़ उड़ी है, फलां जगह पे जाके उसने हिट किया है और ईरान ने एक नए मिसाइल का तजर्बा कर लिया। लिहाजा ईरान अपने तजर्बात को भी खुफिया रखता था और अपने मिसाइल्स की रेंज को, टेक्नोलॉजी को और उनकी तादाद को दुनिया से वो बचा कर रखता था। लेकिन अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं कि ये तादाद बहुत ज़्यादा है। शायद मशरिक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं वो ईरान के पास हैं। अब कई खुफिया इन्होंने तजर्बे किए हैं। 2016 में अमेरिका ने, बरतानिया ने और फ्रांस ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा को एक मुश्तरका ख़त भी लिखा था कि ईरान मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इसके पास बड़े खौफनाक मिसाइल है, इसको रोका जाए। अभी 2014 का एक इंटरव्यू है और उसमें अमीर अली हाजी ज़ादा साहब ने मिसाइल अड्डों पर बात की थी और उन्होंने बताया था कि जो ज़ेरे ज़मीन 500 मीटर की गहराई तक इनके मिसाइल अड्डे मौजूद है। 80 की दहाई से लेकर अब तक ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को रुकने नहीं दिया। बड़ी कोशिशें की गई, बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास एक बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा उनके पास उसकी एक बहुत बड़ी रेंज है। ईरान का मिसाइल जो है वो डायरेक्ट नहीं जाता, ऐसे इसराइल में जाके गिर जाता है, ये नहीं है, वो बहुत सारे इम्तिहान से गुजरता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडिया की खुदा न खास्ता लड़ाई होती है तो हमें तो मिसाइल को बॉर्डर क्रॉस करना है ना। ईरान का मिसाइल पहले इराक में से गुजरता है जहाँ पे अमेरिकन सिस्टम लगे हुए हैं, यानी वहाँ से निकलता है आगे उर्दन में जाता है, उर्दन के अंदर भी मगरबी ममालिक की सपोर्ट से बड़े सिस्टम लगे हुए हैं। फिर वहाँ से वो अपना अगला इम्तिहान क्रॉस करता है तो फिर वो इसराइल में जाता है जहाँ पे आयरन डूम लगा हुआ है, वहाँ पे अगला इम्तिहान क्रॉस करता है और फिर जाके वो अपने टारगेट पे गिरता है। तो ईरानी मिसाइल बहुत सारे इम्तिहान पास करता है फिर जाके वो अपने टारगेट को अचीव करता है।
तो ये इस क्वालिटी के मिसाइल हैं तो वहां तक पहुंच रहे हैं ना, ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं। फिर मैंने देखा पहली मरतबा ऐसा कि जो इसराइली शहरी हैं वो चीखें मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ी घबराहट है, बहुत खौफ है। सिविलियंस वहां पे जो हैं वो बहुत ज्यादा दहशत का शिकार हो गए हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में शायद यही शहरी नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है और ये ऐसे ही मामला आगे बढ़ता है तो ये मामला अगर ना रुका ना तो एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि इसराइली शहरी इसराइली हुकूमत के खिलाफ निकल आएंगे और वो जंगबंदी के लिए जोर डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी तबाही सोची भी नहीं थी जो गजा में हो रही थी। अब वही सारी चीजें जो है वो इसराइल में हो रही हैं, तो उन्होंने कभी, मुझे मेरे अंदाजे में उनके कभी वहम गुमान में भी नहीं होगा, जिस तरह के उनके विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह के उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह उनकी आवाजें मैं सुन रहा हूं वीडियोस के अंदर, तो इससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वहां के शहरी, और वो इस लड़ाई को आगे बढ़ता हुआ या अपने ऊपर हमला होता हुआ नहीं देख सकते। तो नेतन्याहू के लिए जो है वो सियासी तौर पे भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं और अगर ये बाज ना आए तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। देखिए इसराइल बहुत बुरी तरह फंस गया है, उसको अंदाजा ही नहीं था कि ईरान का रिस्पांस इस कदर शदीद होगा और इस तरीके से वो अटैक करेगा। फिर आयरन डोम जो है उस पर एक नाकामी हुई इसराइल को, वो सारे मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा। वो कुछ को रोकता है तो कुछ आगे गिर भी जाते हैं और इससे तबाही फैलती है वहां पे, और जो तबाही के मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है इसराइल में, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो इसराइलियों की ऐसा लगता है कि बस होने वाली है। मैं शहरियों की बात कर रहा हूं, उनकी गवर्नमेंट के अंदर एक पागलपन है लड़ाई का और दे हैव देयर सोल्जर्स। ऐसा नहीं है कि उनकी फौज फारग है, उनकी फौज ने पहले बहुत सारे मुसलमान मुल्कों से अकेले भी लड़ाई लड़ी हुई है, अभी भी वो लड़ाई तो लड़ेगी उनकी फौज, लेकिन जो कुछ इस वक्त हो रहा है उनके साथ, ये उनके साथ इससे पहले नहीं हुआ था। और बराह रास्त जंग ईरान की और इसराइल की इसलिए नहीं हो सकती कि दोनों के बॉर्डर एक दूसरे से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, तो आमने सामने वाली लड़ाई तो हो नहीं सकती। अब जो खित्ते के ममालिक है कौन किसके साथ खड़ा है, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट है, मैं ये चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि नेतन्याहू जो सोच रहा है ये लड़ाई लंबी चलेगी और वो शायद इस तरह चाहता है जैसे इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर अटैक किया, गाजा के ऊपर अटैक किया और एक लंबी लड़ाई चलाई है, तो वहां आगे से जवाब नहीं आ रहा था। यहां पे अगर ये लंबी लड़ाई चलाएंगे तो रोजाना की बुनियाद पे आगे से जवाब आएगा। और अभी मोहम्मद बिन सलमान ने बात की है ईरानी सदर से, और इसके अलावा जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने भी बात की मोहम्मद बिन सलमान से भी, ईरानी क़यादत से भी। तो ये सारे अब आपस में आहिस्ता आहिस्ता खित्ते के ममालिक राब्ते में आ रहे हैं। मुज़ाकरात जो चल रहे थे ओमान के अंदर वो कैंसिल कर दिए गए ईरान की जानिब से। ये ना मुज़ाकरात, इसमें क्या करें, अमरीकी मदद से इसराइल ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। दूसरा, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है जो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा भी कि इसराइल बड़ी होशियारी से अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर खींचना चाहता है, लेकिन ईरान बड़ी समझदारी का मुजाहरा कर रहा है और ईरान की सपोर्ट का ऐलान किया, यानी उन्होंने ईरान की हमायत का ऐलान किया कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपने ठीक किया है, आपके मौक़िफ़ की हम तायीद करते हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान ने कहा और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान ने कहा जी हम तो कोऑपरेट कर रहे थे, हम तो मामला को ठीक तरीके से लेकर जा रहे थे, ये इसराइल ने सारा मसला खराब किया है। तो अब ईरान का भी मौक़िफ़ सामने आ जाता है और तुर्की जो है वो फौरी तौर पे एक्टिवेट हुआ है। तुर्की में कुछ अहम मीटिंग्स हुई हैं, उनके अहम राब्ते हुए हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये लड़ाई ना रुकी तो मजीद फैल जाएगी, कुछ और ममालिक खुदा ना खास्ता इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इसराइल और ईरान में से रिस्पॉन्सिबल कौन है इस सारी सूरत हाल का, इसके ऊपर मैं एक और वीलॉग करूंगा। यूके ने अपनी जो एयरफोर्स है उसकी तादाद बढ़ा दी है, रॉयल एयरफोर्स को मजीद भेजा है मिडिल ईस्ट में। ईरान के अंदर कुछ जासूस भी पकड़े गए हैं, बड़े बड़े धमाके दोनों मुल्कों के अंदर हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है और वो खबर है F-35 के हवाले से। ईरान ने दावा किया उन्होंने एक और F-35 भी गिरा दिया है और 2 इसराइली पायलट भी पकड़ दिए हैं। अगर ये डेवलपमेंट्स ऐसे हो रही हैं तो इसराइल के लिए तो ये लड़ाई डरावना ख्वाब बनती चली जाएगी। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि अब तक उसको चैलेंज किसी ने नहीं किया पिछले 50 साल में। उनको सिर्फ मारने की आदत थी, वो मारते ही चले जा रहे थे, मारते ही चले जा रहे थे। अब पहली मरतबा उनके ऊपर वापस हमला हो रहा है। ये सिचुएशन उनके लिए नई है। देखना यह है कि वो इस सिचुएशन को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। मारने के लिए तो बड़ा आसान होता है, मार खाने का कितना हौसला है यहां पे अब पता चलेगा इसराइलियों का, क्योंकि उन्होंने गजा के लोगों को बहुत मारा। फलस्तीनी रहते थे, उनके पास इतने हथियार नहीं थे, या हमास कोई इतनी तगड़ी तंजीम नहीं है और ना ही कोई हिजबुल्लाह के बाद इतनी ताकत थी जिनसे ये लड़ते रहे इससे पहले। और वो लड़ाई भी और तरह की थी, ये लड़ाई और लेवल की है। यहाँ पे मिसाइल्स चल रहे हैं, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ईरान के पास जितना जखीरा है उसके बारे में बहुत मोहतात भी आप अंदाजा लगाएं तो कई महीने तक ये मामला जारी रख सकता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।